हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, पूरब से निकलते रहिए। एक पल भी रुक गए तो ठहर जाओगे। जिंदगी की राह पर धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सुशील शुक्ला और आप देख रहे हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंग्लिश इज इजी विद सुशील। आपको मालूम है कि मैंने सिंथेसिस चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू किया और उसी क्रम में ये उसका एक दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि डेफिनेशन क्या है, सिंथेसिस है क्या। आपको मैंने बताया कि सिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके तहत हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, सरल वाक्यों को, एक सरल वाक्य में, एक कंपाउंड अर्थात संयुक्त वाक्य में, या एक कॉम्प्लेक्स अर्थात मिश्रित वाक्य में हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। उसी क्रम में हमने आपको बताया कि हमें तीन चीजें पढ़नी है। एक तो टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा आपने देखा था कि कैसे टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर के कैसे हम एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे। और तीसरा आपने देखा था टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात कैसे हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर के एक मिश्रित वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग थी तीनों में से, टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, उसके क्रम में ये दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल बनाने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक होता है कि फाइनाइट वर्ब को कैसे आप हटा दें, फाइनाइट वर्ब को आप कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब बना दें, और दूसरा तरीका होता है कि यदि वह नॉन फाइनाइट ना बन सके तो कैसे फाइनाइट वर्ब को हम हटा दें। तो पहले तरीके पे जब आप आए थे कि फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बना करके, तो हमने आपको बताया था कि चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। एक आप जानते हैं पार्टिसिपल होती है, दूसरी आप जानते हैं इन्फिनिटिव होती है, और तीसरी आप जानते हैं जीरंड होती है। बहुत बिना घबराए आपको सारी बातें समझनी है और मुझे दावा है कि आप आराम से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिस इज सुशील शुक्लास क्लास, और आप ये भी जानते हैं कि इंग्लिश इज इजी विद सुशील। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे आसान भाषा में अंग्रेजी ग्रामर कैसे पढ़ा जाता है और उसे समझा कैसे जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये साथ साथ उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जो जुड़ना चाहते हैं और अपने भविष्य को एक नया आकार देना चाहते हैं। तो ये तो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, फिर से हमें प्रकाश डालने की कोई जरूरत नहीं। ये वही क्रियाएं हैं जिनका अपने कर्ता से कोई संबंध नहीं होता। फाइनाइट कौन सी क्रियाएं होती हैं? वे जो नियत होती हैं, अर्थात कर्ता एक वचन का है तो क्रियाएं भी एक वचन की होती हैं, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रियाएं भी बहुवचन की होती हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इनमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल होती है, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। यानी कुल पांच हमारे पास तरीके हो जाते हैं कि हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को इनकी मदद से एक किन्हीं दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसमें आपने कल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज पढ़ा था कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आज आपको पढ़ना है, टुडे you have to study and you have to focus your mind on past participle, and you'll see it ki how we will be able to combine two or more simple sentences into one simple sentence by past participle means this will help us, ये हमारी मदद करेगी। तो past participle का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बना रहे हैं। फिर से अपने, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है कि सिंपल क्या है, तो फिर से एक बार आप क्लियर हो लें कि सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में आए। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सवाल ये उठता है
कि हम आपको थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल के बारे में थ्रो लाइट कर दें, थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, ताकि आपकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? पहली बात तो आप ये जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउटलेसली इट्स नॉन फाइनाइट वर्ब, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, एक चीज और है कि सामान्यतया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब अगर ये एडजेक्टिव का कार्य करती है, अब ये पेन है, दिस इज अ पेन, अगर ये पेन का सॉरी ये पेन का काम करती है तो ये पेन है। मैं टीचर का काम करता हूं तो मैं एक टीचर हूं, और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षार्थी हैं। तो जो जिसका काम कर रहा है वो वही है। एक प्रकार से कहा जाए तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू एडजेक्टिव। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जब वो एडजेक्टिव का काम करती है तो वो एडजेक्टिव के समतुल्य है, मींस एडजेक्टिव की तरह है। और दूसरी बात, पास्ट पार्टिसिपल एक चीज और है, आप जानते हैं वो क्या है? वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी है। तो पास्ट पार्टिसिपल वो शब्द है, वो वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और साथ साथ वर्ब भी है। आप बेहतर ना समझ पा रहे हो तो मैं फिर से एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं कहूं कि मेरी पेन खो गई है, ये। अब अगर आप देखना चाहें या इसको और बेहतर एग्जांपल से आप समझना चाहें, इस तरह मैं लिखूं कि मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई। अब जरा इस पे आइए, मैंने क्या कहा है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, और साथ साथ वर्ब भी है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो पास्ट पार्टिसिपल होने का दावा करता है तो उसे एडजेक्टिव भी होना पड़ेगा और साथ साथ वर्ब भी होना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे एक पा रहे हैं खोई हुई, ये खो जाना क्रिया है, आप जानते हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, रोना, चलना, ये क्या है? दीज आर वर्ब्स, ये वर्ब है। खोना वर्ब है, लूज करना होता है, आप जानते हैं। और यही खोई हुई शब्द, ये शब्द आप देखिए, ये पेन का विशेषण है, यानी अर्थात ये पेन की विशेषता प्रकट कर रहा है। पेन कैसी है? खोई हुई है। तो ये वर्ब भी है और साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य भी कर रही है। तो आपने देखा था कि कोई भी ऐसा शब्द जो पास्ट पार्टिसिपल है तो उसे दो चीजें होनी पड़ती है, एक तो एडजेक्टिव होना पड़ता है और दूसरा वर्ब भी होना पड़ता है। तो ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो ये इतना जो शब्द है, ये दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। खो जाना वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव भी इसका है, पेन का। पेन कैसी है? खोई हुई, ये इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल को जो हम लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है, इसे हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। और ये किसका कार्य करती है? सामान्यतः एडजेक्टिव का काम करती है। और एक चीज आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और नहीं जानते तो बेसिकली आपको जानना चाहिए कि एडजेक्टिव का जो एनाफोरिक यूज होता है, एडजेक्टिव सामान्यतया उस संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होता है जिसकी वह विशेषता प्रकट करे, विशेषता प्रकट करे। बिल्कुल आसान भाषा में आप सुनिए, एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्यतया उस संज्ञा के पूर्व होता है जिसकी वो विशेषता प्रकट करता है। अब जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि आई फाउंड, मैंने पाई, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। आई फाउंड माई, और वो खोई हुई, लॉस्ट पेन, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म लगी है। ये आपका क्या है? अब देखिए, ये पेन क्या है? पेन नाउन है, और इस नाउन का ये एडजेक्टिव है, यानी विशेषता प्रकट कर रहा है, और साथ साथ लूज करना यानी वो वर्ब भी है। तो ये एडजेक्टिव भी है और एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, इसलिए ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। प्रूव्ड, डन। आप समझ रहे होंगे, कोई भी शब्द
अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो उसे दो चीजें होनी पड़ती है, एडजेक्टिव भी होना पड़ता है और साथ साथ वर्ब भी होनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि वो थर्ड फॉर्म में यूज आता है, और कहाँ यूज आता है, लिखा है कि सामान्यतः उस संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होता है जिसकी वो विशेषता प्रकट करे। अब अगर आप देखना चाहें तो मैं इसी सेंटेंस की एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने इसको एक में किया है, हम आपको दो में करके दिखाते हैं। इसको जरा ऐसे लिखते हैं हम, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी पेन पाई, और यहां पे हमने लिख दिया द पेन वॉज लॉस्ट। आपका लक्ष्य बहुत करीब है। अब देखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, यही हमारा लक्ष्य था, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपनी पेन पाई, पेन कैसी थी, खो गई। अब आप देखिए बहुत आसान सी बात है कि आप इन दोनों को मिला करके एक सिंपल बना रहे हैं, और एक सिंपल क्या है मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है। ये क्या है, ये तो आप जान रहे हैं ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है और साथ साथ ये वर्ब का भी काम कर रही है। तो देखिए मैंने अपनी पेन पाई, पेन लॉस्ट हो गई थी, तो पेन की विशेषता क्या है, लॉस्ट हो जाना। आप इसको यहां से उठाएं और यहां रख दें, ये हो गया आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस एक सेंटेंस पे आ गए और पूरा पूरा मीनिंग आ गया। मैंने अपनी पेन पाई, पेन खो गई थी, तो मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई, यही आपके पास्ट पार्टिसिपल का यूज है। यानी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब भी होता है, और सामान्यतः एडजेक्टिव का प्रयोग उस संज्ञा के पूर्व होता है जिसकी वो विशेषता प्रकट करता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है, और फिर से मैं कहना चाहूंगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अंग्रेजी बहुत आसान भाषा में भी सीख सकते हैं। आपका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं भी है तो भी आप कोशिश करें तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा लिख रहा हूं कि आई सा ए सोल्जर, सोल्जर देखा मैंने, ही वॉज वाउंडेड। ये सेकेंड वन एग्जाम्पल, these two sentences, a group of sentences has been given to you, and now you have to combine these two sentences into one simple sentence. And you know, I have told you the use of past participle, and what past participle means. Past participle works as an adjective, and it's a verb also. So you know, this one is the first sentence, the first one finite verb, and this one is the second sentence, the second finite verb. and आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिपाही देखा, सिपाही घायल था। सिपाही की विशेषता क्या है, ये घायल होना। और ये देखिए आप थर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में ही इसका यूज किया जाता है। और ये सामान्यतः किसके पूर्व आना चाहिए, ये आपके सोल्जर के पहले आना चाहिए, क्योंकि ये सोल्जर की विशेषता प्रकट कर रहा है। इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई सा ए वाउंडेड सोल्जर। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये आपका ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ये प्रिंसिपल्स बता देने से ही आपको और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको इसके लिए एग्जांपल्स ढूंढने होंगे, क्रिएट करने होंगे, और कोई आपको एक हेल्पिंग बुक भी रखनी चाहिए पड़ेगी, जिससे कि एग्जांपल्स आप एक्सरसाइजेस पा सकें, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। हम प्रिंसिपल्स आपको बताते चल रहे हैं, और जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं, जो समय का भी एक ड्यूरेशन है, उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पढ़ने के बाद कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, मैंने आपसे क्लियर किया था कि सिंथेसिस को 2-3-4 वीडियो लेक्चर्स में मैं अपलोड करूंगा, और ये आज आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड किया था, थर्ड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। मैं डेली मॉर्निंग में आपके लिए ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जिन्हें वास्तव में कुछ करना है वो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। शेष सिर्फ जो है नोटिफिकेशन पा करके वीडियो लेक्चर ना देखना, या क्रम से ना देखना, या मैं कहूँ कि
इरेगुलरिटीज में रहना, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो ही आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस वक्त में आपको मेंटेन करेगा। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमने कर लिया, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर लिया, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात है तो सबसे पहली बात तो आप जान रहे हैं कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अर्थात इसका भी अपने कर्ता से कोई लेना देना नहीं, ये नियत क्रिया नहीं है। दिस इज नॉट फाइनाइट वर्ब, दिस इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल बनाना है। परफेक्ट पार्टिसिपल पहले क्या होती है, पहले तो आप ये जान लें। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मजदूर, या ऐसे मैं लिखूं, वह अपना गृह कार्य करके सो गया। ये देखिए आप, हमने एक सेंटेंस लिखा, वह अपना गृह कार्य करके सो गया। इसमें दो सेंटेंसेस छुपे हुए हैं। एक्चुअली इसमें दो सेंटेंसेस हैं। उसने अपना गृह कार्य किया, वह सो गया। अब सवाल ये है कि अगर दो सेंटेंसेस हैं तो दो क्रियाएं हैं, गृह कार्य करना, ये देखिए करना और सोना, ये दो क्रियाएं हैं। यहां पर आप पाएंगे कि जो पहला कार्य है, फर्स्ट वर्क है और सेकंड वर्क है, इसमें गैप ऑफ टाइम है। क्या है? गैप ऑफ टाइम, टाइम का गैप है। पहले उसने गृह कार्य किया होगा, फिर सो गया होगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि गृह कार्य करते करते करता रहा सोता रहा, नो। तो ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं रही होगी। सिचुएशन ये रही होगी कि उसने अपना होमवर्क किया होगा, सो गया होगा। अच्छा, इसके पहले आप जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहां पर गैप ऑफ टाइम नहीं होते थे, यानी दोनों कार्य या तो साथ साथ होते थे या पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाता था। तो वहां हम स्टार्टिंग में, इन द वेरी स्टार्टिंग, आईएनजी फॉर्म यूज करते थे, सीइंग द टाइगर ही रैन वेरी फास्ट, ऐसा करके, तो वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कार्यों के बीच में समय का अंतर है, गैप ऑफ टाइम इज देयर बिटवीन टू वर्क्स। और टू वर्क्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज गृह कार्य किया और सेकंड वन इज सो गया। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि जब दो कार्यों के बीच में समय का अंतर मिलता है, अर्थात जब पहला कार्य समाप्त हो जाता है और कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। और ये होती कैसे, यूज कैसे किया जाता है? इसको कहते हैं हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जी आपका स्ट्रक्चर है परफेक्ट पार्टिसिपल का। So this one is the structure of the perfect participle that you are going to use, having and third form of the verb in the beginning. Beginning में means the beginning of the sentence. सेंटेंस के बिगनिंग में, वाक्य के शुरुआत में आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे एंड उससे पहले हैविंग का यूज करेंगे। बट व्हेन, जब आप पाएंगे कि जब दो कार्यों के बीच में समय का अंतर मिल रहा है, मीन्स जब पहला कार्य समाप्त हो रहा है और समाप्त होने के बाद कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तो वहां पर आप हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर नहीं मिल रहा है, मीन्स पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जा रहा है या दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इज दैट in present participle no gap of time, means both the works are either being done together or the first ends, and just after the end of the first work the second starts. So there is, you use present participle, but in perfect participle there is a gap of time, means the first work is completed and after some time the second one work is started. So in that case you use the perfect participle. And the basic structural difference between present participle and perfect participle is there, that ing of the verb in the beginning of the sentence is used in present participle, but in perfect participle having and verb ki third form is used there. So having and verb ki third form you are going to use in perfect participle, and ing of the verb in the beginning of the sentence you are going to use in present participle. So I think no difficulty and very easy to understand this one is, and I believe that all of you just get what I want to say. तो आते हैं हम, तो आपको जहां गैप ऑफ टाइम मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि द स्टूडेंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये फर्स्ट सेंटेंस है इस ग्रुप का, एंड द सेकेंड वन इज ही स्लेप्ट,
वो सो गया, स्टूडेंट ने कंप्लीट किया, सो गया। एंड इन दोनों को वी हैव टू कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेज इन वन सिंपल सेंटेंस। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि दो वर्क्स में गैप ऑफ टाइम है तो आप हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आईएनजी इसकी बनाते, इसकी आईएनजी बनाते, लेकिन है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हैविंग और आगे क्या लिखा, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अच्छा, थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो जाता है, ये आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यहीं पे हम कॉमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे ही लिखा है, तो आप स्टूडेंट लिखेंगे कि ही लिखेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर आप ही लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन है, तो आप स्टूडेंट लिखेंगे। यहाँ पे हो गया द स्टूडेंट स्लेप्ट। तो ये तो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई, यही एक फाइनाइट वर्ब बची, तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। यानी गैप ऑफ टाइम बिटवीन टू वर्क्स मिलेगा तो आप डेफिनेटली वहां पर क्या यूज करेंगे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और उदाहरण देखते हैं। He completed his lecture. He left the class. उसने अपना लेक्चर खत्म किया, क्लास को उसने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब बहुत आसान है, लेक्चर खत्म करने के बाद, अब ऐसा तो नहीं कि लेक्चर खत्म करते करते वो छोड़ा होगा क्लास, नो। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे क्या, हैविंग कंप्लीटेड हिज लेक्चर he left the class. Hope you better understand. तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इनके प्रयोग से आपने सिंपल सेंटेंस बना लिया है। और आप आते हैं हम आपको लेकर के इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। कैसे इन्फिनिटिव के प्रयोग से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सी द नेक्स्ट वन यूज, एंड द नेक्स्ट वन यूज दैट is going to help us, and that one is by using infinitive. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये लेक्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो आप वीडियो को रख सकते हैं और फिर से देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो भाई you can solve your problems, and man can solve his problems, everyone can solve his problems, and there is a solution of every problem. हर समस्या का समाधान है। बस ये है ना कि कहिए तो आसमां से सितारे उतार दूं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो अगर ठानने की बात है तो आसमां को हम झुका सकते हैं। और वो है ना, मुझे फिर एक बड़ी, असल में क्या है ना कि ये पंक्तियां कभी कभी जीने का एक हुनर देती हैं। निराशा में हमें आशा का पाठ पढ़ाती हैं और हमें जीवन में सदैव ऊर्जावान, आशावान रहने की उम्मीद देती हैं। ये पंक्तियां एक उम्मीद है जिनको मैं जीता हूं। जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, बस इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वही होगा, बस इन शब्दों में जीवन है। तो मैं भी चाहता हूं कि जो आप चाहें वही हो। ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपके चाहने से चले। कहते हैं ना कि व्यक्ति जब अपना लक्ष्य तय कर लेता है, जिस क्षण वो अपना लक्ष्य तय करता है, दुनिया का ये जर्रा जर्रा, एक एक कण, एक एक पार्टिकल उसे उसके लक्ष्य से मिलाने के लिए तत्पर हो जाता है। परंतु आप कहेंगे फिर असफलताएं क्यों मिलती हैं? इसका रीजन है क्योंकि हम बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं, अपने टारगेट्स को बदलते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या तय किया था। तो आप जो तय करें उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड हेल्प यू। इस संसार का हर पार्टिकल आपकी मदद करता है। तो मैंने कहीं चौपाई पढ़ी थी श्री रामचरितमानस का, याद है मुझे, जहीं पर जहीं के सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह हो। तो वो उसमें कोई संदेह नहीं है, यदि आपने कुछ चाहा है तो आप उसे हासिल कर सकते हैं।
पर उसके लिए संघर्ष का मैदान मत छोड़कर मत भागो तुम, जब तक ना हो सफल। तो कहने का मतलब, अब आते हैं हम इन्फिनेटिव पे। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव को भी थोड़ा सा मैं थ्रो लाइट करता हूँ, मैं थोड़ी सी इस पर प्रकाश डालता हूँ। बेसिकली इसको आप इससे समझ सकते हैं, ना, नी, ने, उद्देश्य। जहां पर आपको ये नानी ने उद्देश्य मिलता है। अब नानी ने क्या है भाई, अब देखते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, वह इलाहाबाद गंगा में स्नान करने गया। अब आप देखिए, वह इलाहाबाद गंगा में स्नान करने गया। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, आपको दो वर्ब मिलेगा। एक तो स्नान करना, आप जानते हैं ना स्नान करने का बात होता है, BATH, ये बात, स्नान करने गया। और दूसरा क्या है? जाना, गो। तो दो क्रियाएं मिली आपको। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बेसिकली एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं। एंड आप याद रखिए कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में, वीडियो लेक्चर के लास्ट में, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, एंड आपको उस वीडियो लेक्चर की लास्ट का जो क्वेश्चन होगा, यू हैव टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। आप जानते हैं कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था एंड शायद आपने जवाब दिया हो। एक कोई रणवीर सिंह है, उन्होंने शायद जवाब दिया था एंड उनका जवाब थोड़ा सा गलत रहा। अब लेकिन ये है कि उन्होंने कोशिश की, मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको भी कोशिश करनी चाहिए। तो रणवीर सिंह को बाद में हालांकि मैंने सही जवाब दिया था, और भी कुछ जो है उन्होंने जवाब दिया था, जैसे एक ने शिवम कश्यप है कोई, उन्होंने सही जवाब दिया था। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और रणवीर सिंह की खास प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। तो आप भी कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका आप जवाब जरूर दें। तो वह इलाहाबाद गंगा, बेसिक क्वेश्चन ये है कि वो इलाहाबाद गया क्यों? जवाब आएगा स्नान करने। तो ये क्या है? ये उसका उद्देश्य है। आप समझ रहे होंगे, उद्देश्य। और यही तो, और देखिए नानी ने मिल रहा है कि नहीं, ये नानी ने, करने, पढ़ने, वह लंदन पढ़ने गया। तुम यहाँ खाना खाने आते हो, मैं यहाँ लेक्चर देने आता हूँ। तो ये क्या है? नानी ने और उद्देश्य। जहां पे आपको नानी ने उद्देश्य मिले, इलाहाबाद स्नान करने गया, तो ये नानी ने उद्देश्य। उद्देश्य माने ये आपकी जो है, ये आपकी इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव क्या होती है आप पहले से जानते हैं, इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चरली अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शो करते हैं। इन्हें दिखाते कैसे हैं? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो अगर अभी इसको ट्रांसलेट करना है हमको, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही वेंट टू इलाहाबाद। वैसे अब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है, तो आप, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभी हम लोगों के मन मस्तिष्क में इलाहाबाद ही बसा हुआ है। तो ही वेंट टू इलाहाबाद, क्या करने? स्नान करने। टू बाथ, BATHE, बाथ इन द गंगा। ये देखिए, गंगा के पहले मैंने द का यूज किया है। सो आप देख सकते हैं, अब ये वर्ब तो आपकी एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन आगे देखते एक वर्ब ये है, ये क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ देखें, ये क्या होती है? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है, और ये है तो वर्ब बट नॉट अ फाइनाइट वर्ब। ये एक फाइनाइट वर्ब नहीं है, दिस इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव होती है। तो पूरे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ओनली वन फाइनाइट वर्ब है, और केवल एक फाइनाइट वर्ब होने की वजह से ये पूरा सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे ही प्रयोग करके अब देखो, इसको मैं एनालिसिस करता हूँ, इसका दो सेंटेंस बनाता हूँ। कैसे मैं दो सेंटेंस बनाता हूँ आपको देखना। जैसे यहाँ पे लिखा था ही वेंट टू आगरा, सॉरी ही वेंट टू इलाहाबाद, मैंने ये ऐसे लिख दिया, ही वेंट टू इलाहाबाद। और दूसरा सेंटेंस है ही वांटेड टू बाथ इन द गंगा। वह इलाहाबाद गया, वह जो है गंगा में स्नान करना चाहता था। यही आएगा, आप देखिएगा भाई, देखिए वो इलाहाबाद गया, गंगा में स्नान करना चाहता था। तो उसके गंगा में, सॉरी, उसका इलाहाबाद जाने का उद्देश्य क्या था? ये टू बाथ इन द गंगा। अच्छा, ये है तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हम इसको हटा दे रहे हैं। ये आ गया, यहाँ पे बन गया ही वेंट टू इलाहाबाद टू बाथ
इन द गंगा। ये कई बार इस तरह के सवाल किए जाते हैं। एंड इन्फिनेटिव का यूज है। इन्फिनेटिव क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको हम शो करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ही हैज 4 daughters, उसके पास 4 daughters है, 4 बेटियां हैं। ही हैज टू मैरी देम, उसे उनका विवाह करना है। अब आप देखिए ये भी आसान है, 4 बेटियां हैं, उन्हें उनकी शादी विवाह करना है। तो हम क्या करेंगे? ये देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ले ली, ये खत्म हो गया, ये हो गया ही हैज 4 daughters टू मैरी देम। ये आपका इन्फिनेटिव के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके आप एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। और भी एग्जांपल हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ऐसे ओरली आपको बता रहा हूँ कि ही सेंट हिज सन टू इंग्लैंड, उसने अपने बेटे को इंग्लैंड भेजा। ही वांटेड टू एजुकेट हिम, वो उसे एजुकेट करना चाहता था, शिक्षित करना चाहता था। तो ही सेंट हिज सन टू इंग्लैंड, ही वांटेड टू एजुकेट हिम, तो ही सेंट हिज सन टू इंग्लैंड टू एजुकेट। तो ऐसे ही आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके इन्फिनेटिव के प्रयोग से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और लास्ट का आज की इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि कैसे हम जिरंड के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे। कल की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि कैसे हम फाइनाइट वर्ब को हटा देते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाकर सिंपल बना रहे थे। मीन्स जिसे कहते हैं ना कि आप उसे क्या कहते हैं ना, हाँ, सांप भी मर जाए और आप जान रहे हैं लाठी भी ना टूटे। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये काम हम कर रहे थे। मीन्स हम वर्ब को दोनों रख रहे थे, लेकिन एक को नॉन फाइनाइट बना दे रहे थे, एक को फाइनाइट रहने दे रहे थे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी हो जाएगी कि जो है कि कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि हम नॉन फाइनाइट नहीं बना पाएंगे। तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास देयर इज ओनली वन वे, केवल एक तरीका रह जाएगा, एंड दैट वे इज कि हम फाइनाइट वर्ब को हटा देंगे। और कैसे हटाएंगे ये हम आपको कल के वीडियो लेक्चर में दिखाएंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने के लिए हम आपको 5 तरीके दिए कि आप बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग जिरंड, सॉरी बाय यूजिंग इन्फिनेटिव और बाय यूजिंग जिरंड। और कल भी आप देखेंगे कि जब हम हटाएंगे तो बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग केस इन ए पोजीशन, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो ये 5 तरीके आपको कल मिलेंगे जिनसे आप फाइनाइट वर्ब को हटा देंगे। लेकिन अभी बाय यूजिंग जिरंड। और ये क्या है जिरंड? आप जानते हैं जिरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की श्रृंखला में ये लास्ट है। फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाकर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाने में ये लास्ट आपका एक मेथड है। तो जिरंड क्या होता है थोड़ा सा ये जान लें। जिरंड क्या है? जिरंड नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तैरना बहुत अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ देखो, अच्छा थोड़ा सा ये जान लें कि अभी इसमें भी नानी ने उद्देश्य आ रहा है, सॉरी नानी ने आ रहा है, उद्देश्य नहीं आ रहा। अगर नानी ने उद्देश्य दोनों आता तो ये इन्फिनेटिव होती। लेकिन अभी यहाँ देखो तैरना, नानी ने तो आ रहा है, इसमें नानी ने तो आता है, नानी ने तो आता है पर उद्देश्य नहीं आता है, ये जिरंड होता है। और इसको स्ट्रक्चरली कैसे लिखा जाता है? आईएनजी ऑफ द वर्ब एट द बिगनिंग या इन द बिगनिंग। बिगनिंग में आईएनजी यूज करते हैं। और एक बात और, जिरंड इज यूज्ड एज नाउन, इसका हम नाउन के रूप में यूज करते हैं। एंड आप जानते हैं जब इसका हम नाउन के रूप में यूज करते हैं, एज नाउन यूज करते हैं, तो ये सब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज में आएगा। अब जैसे तैरना बहुत अच्छा व्यायाम है, तो तैरने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने लिखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अच्छा मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बेसिकली इसके प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाने का बहुत कम प्रचलन है। और ऐसे जो है आपके एग्जामिनेशंस में या किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा नहीं जाता है।
बट मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं जैसे लिखूं, इसी को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, और आगे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, इट्स गुड। स्विमिंग एक एक्सरसाइज है, ये अच्छा है। सो यू नो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप इस एडजेक्टिव को उठा करके इसके पहले कर देंगे, आपका ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आप क्या कर सकते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। मीन्स आप इतना तो जान लीजिए कि ये उतना खास महत्व तो नहीं रखता है, लेकिन आप इतना जाने रहे कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब का जिरंड का यूज नाउन के रूप में होता है, नानी ने होता है, पर उद्देश्य नहीं होता इसमें। आईएनजी ऑफ द वर्ब यूज में आती है, और ये जब आईएनजी ऑफ द वर्ब यूज में आती है तो ये सब्जेक्ट का कार्य करती है, कर्ता के रूप में आती है। फिर आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। बहुत सारे जैसे राइटिंग इज़ अ गुड आर्ट, तो राइटिंग एक अच्छी कला है। पेंटिंग इज़ वेरी नाइस आर्ट, पेंटिंग एक अच्छी कला है। एंड चेविंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, आप जानते हैं। स्मोकिंग इज इंजरियस, स्मोकिंग इज इंजरियस, आपने देखा होगा पैकेट्स पे लिखा होता है ऐसा, स्मोकिंग इज इंजरियस, स्मोकिंग इज इंजरियस। तो आईएनजी का यूज़ करते हैं, और फिर वो एज अ नाउन यूज़ में आती है, मीन्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ में आती है। फिर उसके बाद हम वर्ब का और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर डेफिनेटली आपने ये समझ लिया होगा। तो हमने आज क्या सीखा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का, इन्फिनिटिव का और जिरंड का। कल के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे हम फाइनाइट वर्ब को हटा करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं एक आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक जरूर दूंगा मैं, ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ कि इट वाज संडे, द स्कूल्स वेयर क्लोज्ड। ये इसको हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमें इसे एक सिंपल बनाना। ये दो सेंटेंसेस दिए गए, इनको आपको सिंपल बनाना है। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से बना कर दिखाइएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। और हाँ, दिखाइएगा, मीन्स आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप इसको सिंपल बना भी पाएंगे कि नहीं। जस्ट एक्सेप्ट दैट एज अ चैलेंज है। नो नो, डोंट थिंक कि मैं आपको कोई चैलेंज ऐसे दे रहा हूँ, बट मुझे ऐसा कहना पड़ा इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा इंस्पायर हो, आप इसे करें। ओके, सो ये मैं होप करता हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। एंड रिमेंबर, कल के वीडियो लेक्चर में हमें ये सीखना है कि कैसे हम दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल बनाते हैं, और वो भी फाइनाइट वर्ब को हटा करके। तो हम आपको कल 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे हम दो या दो से अधिक को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे। ये 5 इसके हो जाते हैं, 5 तो टोटल जो हमारे मेथड्स हैं वो 10 मेथड्स हो जाते हैं सिंपल बनाने के। तो 5 हम पढ़ चुके हैं, 5 हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट्स लिखिएगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इससे मेरा थोड़ा सा मोरल बढ़ता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या मैं आपके लिए जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो सचमुच में आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं कल इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी समय। और याद रहे कि जाते जाते मैं फिर वही बोलूँगा, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मीट यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।